चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसी को कहा जाता है जीपी। ठीक है, जीपी। देखिए सबसे पहले तो बेसिक पार्ट बता देंगे कि क्या होता है जीपी, बाद में इसको एपी से रिलेट करके भी देखेंगे, उससे क्या बेनिफिट होता है, उससे हम लोग को पता चलता है कि एक्चुअल में जो एपी में काम करते थे वो जीपी कैसे रिलेटेड होता है, और जब दोनों में कंपेयर करेंगे तब कहीं जाके कुछ अच्छा क्वेश्चंस मिलेगा आपको कंपटीशन लेवल का। देखिए जीपी क्या होता है, इफ टर्म्स ऑफ सीरीज कंटेन सेम या कॉमन रेशियो ऑफ consecutive टर्म्स। अगर consecutive टर्म्स का रेशियो सेम होता है तो वैसे केस में वो पूरा सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, जीपी होता है। देन सीरीज इज जीपी। वैसे केस में जो सीरीज होगा, जो प्रोग्रेशन होगा वो जीपी होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। तो काम का चीज क्या ध्यान रखना है हम लोग को ये देखना है कि जो भी सेम करना है तो किसको सेम करना है, रेशियो को सेम करना है। और एपी में किसको सेम करते थे हम लोग, एपी में डिफरेंस को सेम करते थे। कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम एपी, कॉन्सेक्यूटिव टर्म का रेशियो सेम जीपी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास ये प्रोवाइडेड है a1 a2 a3 से लेके an तक, अगर किसी जीपी में है, ये बताया हमको, ये बताया, तो हम लोग इसका कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, इसका मतलब हुआ a2 by a1 रेशियो ऑफ consecutive टर्म इज इक्वल्स टू a3 by a2 इज इक्वल्स टू a4 by a3, यानी consecutive टर्म्स का जो रेशियो होगा वो आपस में इक्वल होगा और उसको बोलेंगे हम लोग कॉमन रेशियो। वो कहलाएगा कॉमन रेशियो, रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल r से। तो जहां एपी में मेरे पास कॉमन डिफरेंस होता था स्मॉल डी, जीपी में वो कॉमन रेशियो होगा स्मॉल r, तो इसी को जीपी कहते हैं। तो जीपी जब भी चेक करना हो, जब कभी भी हम लोग से ये बोला जाए कि 3 नंबर जीपी में है या हम लोग को जीपी चेक करना हो, तो क्या करेंगे, सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड करेंगे और थर्ड में सेकंड से डिवाइड करेंगे और दोनों को इक्वल दिखा देंगे। अगर वो इक्वल हो गया इसका मतलब है कि नंबर्स जो भी दिया हुआ है वो जीपी में। तो जीपी के कॉमन रेशियो निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी फाइंड करने के लिए, ठीक है, जो प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा यूज होगा वो चीज r इज इक्वल्स टू t2 by t1, सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड करें, मगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप थर्ड में सेकंड से, आप फोर्थ में थर्ड से डिवाइड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला बोल के क्या एग्जिस्ट करेगा, जो फॉर्मूला होगा ना कॉमन रेशियो का, nth टर्म में n-1th टर्म से डिवाइड करेंगे, तो फॉर्मूला बोल के यही एग्जिस्ट करेगा। मगर जब अप्लाई करना होगा, क्वेश्चन बनाना होगा, तो मेरा प्रेफरेंस है सेकंड टर्म में फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, देखिए इसी में अगर आपसे ये पूछा, क्वेश्चन ये है, चेक जीपी और नॉट, ठीक है, जीपी और नॉट है कि नहीं। सबसे पहला ये दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, x टू दी पावर 4 माइनस वाई टू दी पावर 4 एंड सो ऑन। बोलिए तो जीपी है कि नहीं, नहीं पता, सिंपल सा चीज है, नहीं पता, तो करें क्या, वैसे केस में इसको सॉल्व करें ना। अरे भाई इतना तो समझ में आ गया कि ये वाला जो पार्ट है ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है, ये मेरे पास सेकंड टर्म है, ये मेरे पास थर्ड टर्म है। तो हम लोग यहाँ पे समझे t1 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, t2 जो है ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब है, और t3 x4 माइनस वाई 4 है। तो ये सीरीज दिया, ठीक है, डॉट डॉट आगे और जाएगा, आपको भी पता चल रहा है x5 माइनस वाई 5, x6 माइनस वाई 6 चलता जाएगा, चलने दीजिए। ठीक है, हमको बस चेक करना है कि ये जीपी है कि नहीं। तो हम लोग क्या सीखे हैं
कि जीपी चेक करने के लिए सेकेंड टर्म में पहले फर्स्ट से डिवाइड कीजिए। तो करते हैं, ये ए क्यू माइनस बी क्यू फैक्टराइज कर लिए, तो x माइनस वाई और कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। डिवीजन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई मिलेगा। हम इसको काट दिए, जो मिलना था मिल गया, ठीक है, उतना टर्म रहने दीजिए, जो रेशियो मिला रहे। नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे कि T3 में T2 से डिवाइड करेंगे। तो T3 मेरे पास लिखा है, उसको थोड़ा सॉल्व करके लिखे। तो x माइनस वाई आप देख ले, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा कि सर कैसे हुआ। इसको फैक्टराइज करके इतना लिख दिए जितना हो सकता था। डिवीजन में T2, तो T2 तो पहले भी दिखा चुके थे, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ऐसा होगा। आप इसको कैंसिल कर लिए। देखिए आपके सामने है कौन कौन है। हम आपसे अगर पूछे कि T2 बाई T1 क्या T3 बाई T2 के बराबर है, अगर हुआ, अगर ये बराबर हुआ देन दिस सीरीज इन जीपी। अगर ये इक्वल नहीं हुआ इसका मतलब ये जीपी में नहीं है, ये जीपी में नहीं। देख लीजिए आपके पास है T2 बाई T1 और T3 बाई T1, क्या बोलिएगा, दोनों बराबर है? नहीं पता चल रहा है। ये टर्म और ये टर्म पूछा जा रहा है क्या इक्वल है? नो सर। नहीं। आप अगर इसमें चेक करें ना, हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, जिसको नहीं पता चल पाया उसको दिखा रहे हैं। सबसे पहला चीज आप इसको देखिए, अगर आप इसको z बोलते हैं, इसको z बोलते हैं, तो देखिए यहाँ 1/z लिखा है, मिला 1/z, ठीक है। उसके अलावे कुछ पॉजिटिव टर्म, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। दिस पार्ट इज नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। तो T2 बाई T1 देखिएगा, सेकेंड बाई फर्स्ट अगर थर्ड बाई सेकेंड के बराबर होता है तो 3 नंबर जीपी में होता है या पूरा सीरीज जीपी में होता है। T2 बाई T1 और T3 बाई T2 यानी कि रेशियो ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म, रेशियो ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। अगर ये सेम नहीं है, अगर ये इक्वल नहीं है, अगर वो सेम नहीं है और इक्वल नहीं है मतलब कॉमन रेशियो एग्जिस्ट नहीं किया, इसका मतलब ये हो गया कि सीरीज नॉट इन जीपी, सीरीज नॉट इन जीपी। ऐसा क्वेश्चन पूछता है। सबसे बेसिक डेफिनेशन के बेसिस पे जो क्वेश्चन जीपी का बनता है वो यही है। आपको पूरा दिमाग में रखना है कि अब जब जीपी पढ़ रहे हैं रेशियो फाइंड करेंगे, रेशियो फाइंड कीजिए। जब भी पूछे जीपी है कि नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो फाइंड कीजिए। अगर वो रेशियो बराबर आया तो जीपी, और अगर इक्वल नहीं हुआ तो इसका मतलब वो जीपी नहीं। ऐसे ही चेक करते हैं जीपी सीरीज को। नोट कीजिए इसको, कुछ भी डाउट है तो पूछ ले। कभी कभार आपसे ऐसे भी पूछ सकता है। एक तो देखिए क्वेश्चन का टाइप और मिलेगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया। और देखिए इसके डेफिनेशन के बेसिस पे क्वेश्चन कैसा रहता है। बोला गया इफ जनरल टर्म ऑफ अ सीरीज और प्रोग्रेशन, ठीक है, सीरीज या प्रोग्रेशन कुछ भी वर्ड यूज कर सकता है, इज 3 into, ठीक है, 3 into 2 to the power n। फाइंड, क्वेश्चन में बोला फाइंड वेदर इट इज एपी और जीपी। एपी है कि जीपी है ये बताओ, ठीक ना, ये पूछा। देखिए अभी आपका बेसिक फर्स्ट क्लास है जीपी का, तो हम आपको है ना एक दो कंक्लूजन देंगे जो आगे चल के आपके कुछ क्वेश्चन को डायरेक्ट बनवाएगा। जैसे ये क्वेश्चन अगर हम किसी भी जीपी पढ़े हुए स्टूडेंट को दे दें, वो बस इसको देखेगा और सीधा टिक मारेगा कि हाँ वो जीपी होगा, और जो नहीं पढ़ा है उसको बस यहीं से सीखना है कि हाँ ये जीपी होगा। हम आपको आंसर दे दिए ये जीपी होगा, जबकि बनाई नहीं है अभी तक क्वेश्चन। तो कुछ तो ऐसा की होगा, कुछ तो ऐसा की एक्सप्रेशन होगा जो बताता है हमको कि हाँ कब जीपी और कब एपी, ठीक है। देखिएगा हम लोग को जैसा बोला गया उसके अकॉर्डिंग मेरा nth टर्म, जनरल टर्म मतलब nth टर्म, वो दिया है 3 into 2 to the power n। इसका मीनिंग हम लोग समझते हैं
कि जब n के जगह 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, यानी 3 इंटू 2 का पावर 1 जो आना है आ गया। जब n के जगह 2 पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म मिलेगा, 3 इंटू 2 का पावर 2 12 आ गया। जब 3 पुट करेंगे n के प्लेस पे तो हम लोग को जो टर्म मिलना है मिल गया। किसी भी सीक्वेंस या सीरीज का डिसीजन लेने के लिए 3 टर्म सफिशिएंट होता है, ये कम से कम 3 चाहिए। अगर इतने में काम नहीं चल रहा है तो 4 5 10 15 20 निकाल लीजिए, मगर कम से कम 3 चाहिए और 3 के बेसिस पे आप चाहें तो डिसीजन ले। अगर एपी तो क्या चेक करना है? चेक करना है कि T2 माइनस T1 जो है वो T3 माइनस T2 के बराबर हो जाए। अगर इक्वल हो गया देन एपी, इक्वल नहीं हुआ नॉट एपी। अगर जीपी चेक करना है तो क्या करेंगे? तो T2 में T1 से डिवाइड करेंगे और T3 में T2 से डिवाइड करके इक्वालिटी चेक करेंगे, इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर इक्वल हो गया रेशियो, इक्वल हो गया जीपी, इक्वल नहीं हुआ नॉट जीपी। तो हमको पता चल गया कि एपी और जीपी चेक करने के लिए क्या काम करेंगे। अब ध्यान से सबसे पहले फॉर एपी का नाम पहले दिया, एपी चेक करते हैं। सबसे पहले T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6 और T3 माइनस T2 दैट इज इक्वल्स टू 24 माइनस 12 लिखेंगे। नॉट इक्वल डिफरेंस देयरफॉर नॉट एपी। तो ऐसा नहीं है कि एपी नहीं हुआ तो हम आंसर दे दे कि जीपी होगा। जब तक आप चेक नहीं करेंगे तब तक आप आंसर देंगे नहीं, ठीक है। सीखने का मीनिंग यही होता है। जब एग्जामिनेशन का बात रहेगा तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर एपी और जीपी में से ही बताना है, एपी नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है जीपी होगा, मगर यहाँ पे अभी हम लोग चेक करेंगे, अभी सीख रहे हैं, ठीक है। तो एपी का जो कंडीशन था उससे चेक किए, एपी नहीं निकला। सेकेंड जीपी के लिए, फॉर जीपी के लिए क्या चेक करना था कि T2 बाई T1 करना था। तो हम लोग के पास है T2 12 और T1 6, रिजल्ट आया 2 का। ध्यान रखिएगा नंबर पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा नंबर पे। उसके बाद T3 बाई T2 किए तो ये मिला हम लोग को 24 बाई 12, ये भी 2 आया। देखिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि T2 बाई T1 जो है ना वो T3 बाई T2 के बराबर है। T2 बाई T1 T3 बाई T2 के इक्वल है, यानी रेशियो मेरा कॉमन हो गया और कॉमन रेशियो का बात जो होगा वो हमेशा जीपी में होगा। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि सीरीज इन जीपी, सीरीज किस में है? जीपी में। तो देखिए अभी जो एक मार्क करवाया आपको, हाईलाइट कराए, उस चीज को देखिए। जिसके पावर में वेरिएबल होगा वो कॉमन रेशियो होता है, और अगर पावर इंक्रीज कर रहा है मतलब हमेशा जीपी होता है। एक वर्ड, एक लाइन सुनने को मिला आपको, इफ कंटिन्यूअसली पावर मतलब कौन? एक्सपोनेंट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस देन सीरीज इन जीपी। वैसे केस में सीरीज किस में होता है? जीपी में होता है। मीनिंग क्या हुआ? देखिए एग्जांपल के लिए अगर हम ये बोले कि Tn जो है वो 3 बाई 2 टू दी पावर n है, बोलिए जीपी होगा कि नहीं होगा? पूछे। जीपी है। यहाँ पे आप जब 1 पुट करेंगे तो 1 2 3 4, तो किसी एक नंबर का पावर रेगुलरली इंक्रीज कर रहा, ये जीपी होगा, ये जीपी होगा। और सोच के बताइए हमको इसका कॉमन रेशियो बोलिए कोई भी। 2, एकदम ठीक, 2 ऐसा बोला गया 2। मगर सोचिएगा, देखिए आपका आंसर एकदम अपने जगह पे सही है, मगर सोचिएगा ये 2 नीचे लिखा, क्या हम 3 इंटू 1/2 का पावर n लिख सकते हैं इसको? हाँ कि ना? क्या ये दोनों बराबर है? ठीक। अब एक बार इसको देखिए और उसको देखिए, ठीक ना। 3 इंटू 2 टू दी पावर n, न्यूमरेटर का 2,
तो रेशियो आपके सामने है 2। अब 3 इंटू 1/2 का पावर n कंपेयर करिए और अब जाके हमको यहाँ पे सही आंसर दीजिए। बोलिए कितना? 1/2। ठीक है, बस यही सब आप ही को कैलकुलेट करना है, मेरा काम है आपको सिखलाना। आंसर हम देंगे तो उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा, आंसर आपसे निकलवाएंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, चलिए ठीक, एक छोटा सा चीज ये था। दूसरा और देखिए, अभी सेकंड नंबर Tn दिया 3/2 टू द पावर n। बोलिए जीपी है कि नहीं है? यस सर। जीपी है। और इसके लिए कॉमन रेशियो 3/2। इसके लिए कॉमन रेशियो 3/2। एकदम ठीक जा रहे हैं। अच्छा, फोर्थ नंबर देखिए, थर्ड नंबर क्या लिखा है? Tn इज इक्वल्स टू 2/5 इंटू 3 टू द पावर n। बोलिए सबसे पहला सवाल जीपी है कि नहीं है? जीपी है। ठीक है, और इसका कॉमन रेशियो 1/3। एकदम ठीक, ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, संभल के सोचिएगा, सही हो जाएगा। इसी का कंटिन्यूअस पार्ट है। ठीक है, फोर्थ नंबर Tn इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर n-2, 3 टू द पावर n डिवीजन में 2 टू द पावर n-1। पहला सवाल जीपी है कि नहीं? जीपी मतलब जीपी है कि नहीं है? जीपी है। इट इज जीपी। और अगर जीपी है तो रेशियो चाहिए फिर। अरे कोई बात नहीं, देखिए समझिएगा तो अपने आप हो जाएगा, ज्यादा बड़ा थोड़ी है, देखिएगा। ठीक, यहां से हम क्या किए ना, n-2 निकाले। आप थोड़ा पावर को समझिएगा, ठीक है, बता रहे। n जो है इसको n-2 + 2 लिख सकते हैं ना, बस इसको समझते जी। n-2 पावर यहां से इसके साथ दे देंगे, तो क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 15 का पावर n-2 और इंटू 3 का स्क्वायर। पहले कंफर्म कीजिए यहां का न्यूमरेटर और ये टर्म सेम है कि नहीं। यहां का जो न्यूमरेटर और ये टर्म सेम है कि नहीं, बस ये पूछ रहे हैं। हाँ, एक जगह से आंसर मिला, बाकी किसी का कुछ आंसर नहीं मिल रहा है, देख लें। चलिए दिखाना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि अलजेब्रा है, आपको नंबर से ही सारा चीज समझना है। चलिए ठीक, न्यूमरेटर केवल, ठीक ना, डिनोमिनेटर पे भी कोई बात नहीं कर रहे। 5 का पावर n-2 और मल्टीप्लाइड बाई 3 का पावर n-2 + 2। कोई दिक्कत किसी को? n को -2 और +2 के साथ लिख दिए, इतने के साथ अलग। और प्लस होने का मतलब क्या होगा कि इसको 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखिए इन दोनों का पावर अगर सेम है तो इसको मिला के 5 या 15 का पावर n-2, ये दोनों मिलके इतना बड़ा, और 3 का पावर 2, बस वही चीज यहां लिखे थे। अब क्लियर हो गया होगा? ठीक है, बस यही पार्ट था। ठीक है, थोड़ा सा होता है रेशियो, प्रोपोर्शन, पावर, इन सब में दिक्कत होता है। अब यहां लिखा है 2 का पावर n-1, 2 का पावर n-1। सोच के क्या उस चीज को 2 टू द पावर n-2 इंटू 2 लिख सकते हैं? डिनोमिनेटर इतना होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आपको ये याद होगा कि अगर बेस सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर ऐड होता है, n-2 + 1 दैट इज इक्वल्स टू n-1। ठीक है, अब क्या देखना है, इसको देखना है, इसको देखिए, दोनों जगह पावर सेम है, तो इसी पार्ट को बस एक लाइन बढ़ा के 15/2 टू द पावर n-2 इंटू 9/2। अब बोलिए इसमें, इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है? दोनों एक ही जैसा है, बस नंबर का डिफरेंस है। दोनों का फॉर्मेट सेम है, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट पावर वेरिएबल, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट पावर वेरिएबल, दोनों का फॉर्मेट एक ही है।
अगर ये जीपी में है तो वो भी जीपी में होगा। अगर वो 15/2 टू द पावर n-2 इंटू 9/2 जीपी में है तो इसका मतलब है ये कंप्लीट एक्सप्रेशन भी मेरा जीपी में होगा। अगर इतना हुआ तो अभी तक आप क्या कर रहे थे, सवाल आके अटका था कॉमन रेशियो क्या होगा। जिसका पावर वैरी करता है, जिस नंबर का पावर वैरी करता है वही कॉमन रेशियो होता है। यहां से आप बताएं, आप यहां से बताएं 1/2 होगा, आप देखें 3/2 का पावर वैरी कर रहा है 3/2 रेशियो होगा, 1/3 का पावर वैरी कर रहा है 1/3 रेशियो होगा। यहां किसका पावर वैरी कर रहा है 15/2, तो उसके बेसिस पे मेरा रेशियो क्या होना चाहिए 15/2। समझ में आया कैसे हम लोग अरेंज करेंगे। हम तो आपको पहले ही बोल के दिए थे कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर जीपी का कॉम्प्लिकेशन नहीं, यहाँ पे एक्सपोनेंट और पावर का कॉम्प्लिकेशन था जो ऑलरेडी आप जूनियर क्लासेस में 9-10 में पढ़े हुए। ठीक है, तो ये सब बेसिक होता है, थोड़ा सा अरेंजमेंट बस सीखना है, क्वेश्चन से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक जब भी जीपी चेक करने बोले तो हम लोग इतना ही सीखें, कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म का रेशियो इक्वल करना है, इक्वल हुआ तो जीपी, इक्वल नहीं हुआ तो जीपी नहीं होता है। ठीक है, नोट कीजिएगा इसको। और कोई भी टर्म समझने में दिक्कत है, कोई कैलकुलेशन नहीं समझ में आया, जरूर पूछ लें। देखिए ये था आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीपी और उसके साथ में कॉमन रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब एक और क्वेश्चन जिसमें बस चेक करना है कि जीपी है कि नहीं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, आपको याद होगा पहला क्वेश्चन, खैर इसके पहले वाले बोर्ड पे था, आपको थोड़ा बड़ा तो याद ही होगा। x² माइनस y² प्लस x³ माइनस y³ प्लस x⁴ माइनस y⁴, ऐसे करके ये आगे बढ़ा और आपसे ये पूछा गया वेदर इट इज जीपी और नॉट, ये जीपी है कि नहीं है, ये पूछा आपसे। आपको थोड़ा याद करवा दें, जो पहला क्वेश्चन ऐसा ही किए थे उसमें कॉमा लगा था और इस क्वेश्चन में टर्म सेपरेटेड बाय प्लस है, तो जब कॉमा से सेपरेट करते हैं उसको प्रोग्रेशन या सीक्वेंस कहते हैं, जब प्लस से सेपरेट करते हैं उसको सीरीज कहते हैं, डिफरेंस इतना ही है। पूछा गया ये जो है ये जीपी है कि नहीं है, चेक करेंगे थोड़ी देर आपके लिए, तब तक हम इसको रब कर लें। आप बिल्कुल उसको ट्राई करें, जीपी है कि नहीं है चेक कर लें। ठीक है, कोई आंसर आपकी तरफ से नहीं मिला, हम आपको बता रहे हैं प्लस से जब सेपरेट होगा तो किसी भी टर्म को आप आगे पीछे लिख सकते हैं, और अगर कॉमा से सेपरेट होगा आप आगे पीछे नहीं कर सकते। सर क्या बोल रहे हैं, सर ये बोल रहे हैं ना कि x² माइनस y² कॉमा x³ माइनस y³ और x² माइनस y² प्लस x³ माइनस y³। देखिए क्या डिफरेंस दिखाना चाहते हैं, यहां आप किसी को आगे पीछे नहीं कर सकते, यहां आप कर सकते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि देखिए हम इसको पलट के ऐसे लिख दिए, ठीक है ऐसे लिख दिए, आप बोलिए कोई बात नहीं सर जो था वही है, मगर यहां पलट देंगे तो पूरा का पूरा मीनिंग बदल जाएगा। जो कॉमा से पहले आया फर्स्ट, कॉमा के बाद सेकंड, मगर यहां पे जब प्लस माइनस लग गया तो कोई फर्क नहीं, पता नहीं कौन फर्स्ट कौन सेकंड, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उससे क्या फायदा, आप इसमें देख रहे हैं पावर बढ़ रहा है, आप इसमें देख रहे हैं पावर बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर पावर रेगुलरली इंक्रीज या डिक्रीज करे देन सीरीज इन जीपी। आप पहला लाइन जो स्टार्टिंग में एकदम लिखे थे कि जीपी क्या होता है, उसमें बोला गया था कि अगर पावर रेगुलरली इंक्रीज करे या पावर रेगुलरली डिक्रीज करे देन इट इज जीपी। पावर इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब ये भी जीपी ये भी जीपी, और जीपी माइनस जीपी क्या होता है सर, अरे जीपी माइनस जीपी सॉल्व थोड़ी करना है, नेचर बताना है, वो जीपी ही रहेगा, वो जीपी ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो, अगर हम एक दो सवाल पूछे, थोड़ा आंसर दीजिएगा, क्या आपको यह पता चल रहा है कि इसमें x और y का टर्म है? हाँ मेरे पास दो ही टाइप का टर्म है, अब चाहे ये कितना भी पार्ट लिख दे, मेरे पास दो टाइप, दो नहीं क्वांटिटी नहीं,
दो टाइप का टर्म, कौन कौन सा टर्म? टर्म्स ऑफ एक्स, टर्म्स ऑफ एक्स कौन कौन? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर प्लस अगला आएगा एक्स फाइव एंड सो। उसके साथ में मेरे पास है टर्म्स ऑफ वाई, ये बनाने वाला नहीं है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। टर्म्स ऑफ वाई इज वाई स्क्वायर, वाई क्यूब, वाई फोर, वाई फाइव एंड सो ऑन। प्लस माइनस का कोई मीनिंग नहीं होता है यहाँ पे। अब अगर आप फर्स्ट टर्म्स ऑफ एक्स वाले टर्म को देखें, इट इज जीपी, इट इज जीपी। कैसे पता? अरे देखिए ना, पावर रेगुलरली बढ़ रहा है। अगर उससे भी नहीं तो सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट एक्स, थर्ड डिवाइडेड बाई सेकेंड वो भी एक्स, तो रेशियो सेम आया, तो वो भी जीपी है। सेकेंड में भी वही बात, इट इज जीपी, ये भी एक जीपी है। और जब दोनों जीपी हो गया तो फाइनली ओवरऑल गिवन सीरीज that is equals to gp of x minus gp of y, gp of x minus gp of y, ओवरऑल रिजल्ट कैसा आया? is gp। तो फाइनली मेरे पास ये जो दिया हुआ सीरीज था, ये कैसा सीरीज है? ये एक जीपी सीरीज है। कहीं कहीं पे आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं भी होता है, उस जगह पे थ्योरेटिकली आप देख के भी आंसर दे सकते हैं। जैसे इससे पहले सीख रहे थे, बिल्कुल वैसा ही है। देख के ज्यादा सॉल्व नहीं करना आप लोग को, ठीक ना? सोच समझ के हम लोग को आंसर देना है। लिखा है क्या? -3 -9 उसके साथ में -27 81, ठीक है। पूछा जीपी और नॉट, पूछा जीपी और नॉट। आपको दिखा दे इसमें स्पेशल बात क्या है? एक मिनट बस, एक इसमें स्पेशल बात है। देखिए माइनस प्लस अल्टरनेट पोजीशन पे, माइनस प्लस अल्टरनेट पोजीशन पे आपका आंसर आया शायद अभी सुभजीत, जीपी है, ठीक, इट इज जीपी, इट इज जीपी। अब देखिए मान ले रहे हैं कोई एकदम 100% कंफर्म होना चाहता है, भाई हम बना के देखेंगे। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड बाई फर्स्ट 9 बाई -3 फिर लिखे थर्ड बाई सेकंड -27 बाई 9 -3 हो गया। कॉन्सेक्यूटिव टर्म का रेशियो, कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो क्योंकि इक्वल है, इसका मतलब है सीरीज मेरे पास जीपी सीरीज। अब देखिए हम आपको क्या दिखलाना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे, उस बात को समझिएगा। इफ consecutive terms of GP exist with alternate positive और नेगेटिव साइन, इसका मतलब क्या हुआ? देन कॉमन रेशियो मतलब कौन? आर हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। आर कैसा होगा? नेगेटिव। जब कभी भी किसी भी जीपी सीरीज का अल्टरनेट टर्म नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब है कि उसका जो कॉमन रेशियो होगा वो नेगेटिव होगा। इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं होता है, इसमें क्या होता है? अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव या फिर ओनली पॉजिटिव ओनली नेगेटिव। तो जब कभी भी प्लस माइनस करके आ रहा है एक के बाद एक, इसका मतलब एक ही चीज होता है कि उसका कॉमन रेशियो नेगेटिव होता है। आप देख सकते हैं -3 निकला नेगेटिव। अगर सबका सब पॉजिटिव तो कॉमन रेशियो पॉजिटिव, अगर सबका सब पॉजिटिव तो कॉमन रेशियो मेरा नेगेटिव, पॉजिटिव। अगर सब माइनस है तो भी कॉमन रेशियो पॉजिटिव, अगर सब प्लस है तो भी मेरा कॉमन रेशियो पॉजिटिव, अगर प्लस माइनस है तो कॉमन रेशियो नेगेटिव होता है। यही चीज समझाया जा रहा था, ठीक है। देख यहां तक का टर्म जो था वो हम लोग चेक करना सीख गए कि हाँ कब हम लोग जीपी बोलेंगे और कितना इसका रेशियो होता है। अब थोड़ा सा एपी और जीपी के साथ एक दो चीज डिफरेंस बता दे। एपी एंड जीपी के रिलेशन में देखिएगा, एपी का जो nth टर्म होता है वो ऐसा होता है a प्लस r n-1d, आप ये पढ़े, ठीक है।
a प्लस n माइनस 1d ऐसा होता है। जो मेरे पास d का मल्टीपल है, जो d का मल्टीपल है वो चेंजेबल, ये वैरी करता है, और उसके बाद वेरिएबल के साथ जो लगा रहता है वो उसका कॉमन डिफरेंस होता है। इतना सुनने के बाद ध्यान रखिएगा, एपी का बात कर रहे हैं, एपी एपी इन एपी। अगर ये बोल दे कि देखो nth टर्म जो है वो 5 माइनस 3n है, 5 माइनस 3n है, तो बताइए तो उस AP के लिए कॉमन डिफरेंस कितना होगा? हम इसको n माइनस 1 नहीं पढ़े थे, आपको याद है हम क्या बोले थे? वेरिएबल -3 होगा सर। -3 होगा, एकदम ठीक। हम बोले इसको वेरिएबल, हम इसको n माइनस 1 नहीं पढ़े थे, हम इसको बोले थे वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल मेरा n है, वेरिएबल यहाँ n है, आगे प्लस करना होगा तो प्लस कर दीजिए, तो माइनस लेके कौन बैठ जाएगा? 3। अब देखिए क्या -3 आपको d के प्लेस पे दिख रहा है? ठीक है, तो d कितना आया? -3। यही सब होता है, छोटा छोटा चीज जो आपको आना चाहिए। एडवांस, जेईई एडवांस इन्हीं बेसिक पार्ट्स पे ही क्वेश्चन पूछता है, वो आपको फंसा के रख देगा अपने क्वेश्चन के पहले और दूसरे लाइन में, आगे बढ़ ही नहीं पाइएगा तो सॉल्व कहां से कीजिएगा, ठीक है? इसलिए ये सब क्लियर होना चाहिए। चलिए इसका कोई फर्स्ट टर्म बताएगा क्या? 5, ठीक है, 5 एकदम ठीक, ये एपी का हो गया। क्या होगा? कॉमन डिफरेंस -3 कैसे है समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, देखिए tn लिख लेते हैं एक मिनट के लिए बस। 5 माइनस 3n, एक बार t1 कैलकुलेट करते हैं, 5 माइनस 3 इंटू 1 इट मीन्स 2। t2 कैलकुलेट करते हैं, 5 माइनस 3 इंटू 2 इट मीन्स -2, ठीक, ज्यादा कुछ नहीं। और एक निकाल लेते हैं ना, एक और निकाल लेते हैं, 5 माइनस 3 इंटू 3 इट मीन्स -4, ठीक। जब भी t2 माइनस t1 किया जाएगा, t2 माइनस t1 चेक कीजिए, -1 माइनस 2 इज -3, इसका मतलब -4 माइनस ऑफ -1 मीन्स -3। सबसे पहले हम आपको ये दिखाना चाहते थे कि आंसर सही है, ठीक, और ज्यादा कुछ नहीं। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि हाँ ऐसे निकाल सकते हैं, मगर एक्सप्रेशन देख के कैसे निकालना वो सीख रहे हैं। हम आपको बस इतना अभी समझा रहे थे ये टर्म्स कैलकुलेट करके कि जो हमको आंसर बताया गया था -3 वो बिल्कुल करेक्ट था। आप उसको भी देख लिए, वेरीफाई हो गया। अब समझाते हैं कि कैसे निकालना है, ठीक है, कैसे देख के आप आंसर बता सकते हैं, वो चीज मेन सीखना है। देखिए nth टर्म लिखा क्या? कांस्टेंट, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट। अगर आप देखें तो आपको वैसा ही दिखेगा, हम एकदम वैसा ही बना के दिखाते हैं जैसा नीचे है। देखिए कांस्टेंट प्लस वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, तो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। आइडेंटिफिकेशन ऐसे ही करना है, क्लियर हुआ? नहीं तो फिर से बता दीजिए, ठीक, ठीक है। तो d कितना आ गया? -3। एक्चुअल में ऐसे ही आइडेंटिफिकेशन करना है। अब थोड़ा जीपी पे चलते हैं। जीपी पे देखिएगा तो डिफरेंस पता चलेगा। जीपी का एक nth टर्म आप देखे थे 3 इंटू 2 टू द पावर n, ऐसा टाइप का एक देखे थे पहला क्वेश्चन। तो इसको क्या लिख रहे हैं ना, ये जीपी के लिए, तो देखिए इसको ऐसे लिख रहे हैं कि जो tn है, tn दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, ठीक। ये जैसा था बिल्कुल वैसे ही लिख दिए, कांस्टेंट और वेरिएबल में कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, ऐसे। तो जिस किसी भी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल होता है, कॉमन रेशियो वही होता है, ठीक है। तो कॉमन रेशियो दैट इज इक्वल्स टू 2, मतलब वो कांस्टेंट जिसके पावर में वेरिएबल है वही कॉमन रेशियो किसी भी जीपी का होता है, ठीक है।
तो अब एपी जीपी सर दोनों को एक साथ क्यों लेके आए, जबकि आप एपी तो पहले ही पढ़ा दिए। सुनिए क्या दिखाना चाहते, क्या समझाना चाहते वो समझिए। एपी का जो nth टर्म है, एपी का जो nth टर्म है उसमें a प्लस यहां पे एन डी यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट में मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। उस चीज को फिर से यहां दिखाना चाहते हैं। अब आप थोड़ा इस लाइन पे और इस लाइन पे गौर कीजिएगा। कांस्टेंट एपी का प्लस जीपी में इनटू में बदल गया, एपी का प्लस जीपी में इनटू में बदल गया। और आगे बढ़िए, एपी का मल्टीप्लिकेशन जीपी के पावर में बदल गया। एपी में जो मल्टीप्लिकेशन होता है जीपी में वहां वो एक्सपोनेंट में पावर में चढ़ता है। एपी में जो एडिशन होता है जीपी में वहां पे मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, छोटा सा चीज, ज्यादा बड़ा नहीं, दो पार्ट में डिवाइड, एपी जीपी, एपी और जीपी। एपी का प्लस जीपी का मल्टीप्लिकेशन, एपी का मल्टीप्लिकेशन जीपी का एक्सपोनेंट, एपी का सब्सट्रैक्शन जीपी का डिवीजन होता है, ठीक है। बस ये तीन चीज याद रखिएगा। और एपी में डिवीजन कभी नहीं आता है, ठीक। एपी में कभी भी डिवीजन नहीं आता है। एपी में केवल माइनस होता है, प्लस होता है, इंटू होता है। तो एपी का प्लस मतलब जीपी में वो इंटू होगा, एपी का इंटू यानी कि जीपी में वो एक्सपोनेंट होगा। एपी में अगर कहीं माइनस लगता है तो जीपी में वहां पे डिवीजन होता है, ठीक है। यही चीज अभी आपको सामने कंपेयर करके दिखला रहे थे। तो एपी का जब भी nth टर्म दिया रहेगा, देख के आप बता सकते हैं ऐसा रहेगा, लीनियर इक्वेशन रहेगा, लीनियर इक्वेशन। और जब कभी भी जीपी का nth टर्म दिया रहेगा तो वैसे केस में वो पावर में वेरिएबल कंटेन करेगा, जीपी एपी। देख लीजिए आमने सामने है दोनों, नोट कीजिए, कंपेयर कीजिए, हर एक टर्म क्लियर होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन के लिए यही मार्क्स होता है। देखिए नेक्स्ट एक बहुत जरूरी बात, एनी टर्म ऑफ जीपी नेवर बी जीरो, नेवर बी जीरो। जीपी का कोई टर्म कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। एपी में होता है, हम लोग कैलकुलेशन भी किए थे, मगर जीपी के लिए क्या याद रखना है, जीपी का कोई भी टर्म कभी जीरो नहीं हो सकता है। अगर जीरो लिख दिया इसका मतलब जीपी डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, कैसे? मान लीजिए कुछ भी है ना, नंबर वगैरह है, ए बी सी डी ऐसे करके लिखा है, बीच में एक तो जीरो डाल दिया और उसके आगे बढ़ा दिया, ठीक। आप सोचिए क्या कीजिएगा, अगर ये जीपी है तो आपके दिमाग में आएगा, सर बोले थे कि ऑब्जेक्टिव टर्म का रेशियो बराबर होगा बी बाई ए, सी बाई बी, फिर उसके बाद जीरो बाई सी, अगली बार में डी बाई जीरो, अगली बार में ई बाई डी। यही ये टर्म है जिसके कारण आप बोलिएगा ये सब केवल फालतू का कैलकुलेशन है, काम का चीज तो ये कहाँ काम देगा, क्या काम दे रहा है? एनी नंबर डिवाइडेड बाई जीरो, कोई भी नंबर किसी भी साइन के साथ डिवाइडेड बाई जीरो, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। और मैथमेटिक्स इसको बोलता है इन्फिनिटी। बाकी जगह पे आप सुने होंगे नॉट डिफाइंड, मगर मैथमेटिक्स बोलता है इसको इन्फिनिटी, यानी कोई कांस्टेंट डिवाइडेड बाई जीरो मींस इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी का मतलब ऐसा नंबर, ऐसा एक्सप्रेशन जो ऑब्टेन नहीं कर सकते, जो फाइंड नहीं कर सकते। तो नहीं फाइंड कर सकते तो भाई घूम फिर के वहीं पहुंचे, नॉट डिफाइंड। तो अगर यहाँ पे आप बोले कि ये आर के बराबर, तो आप तो बोल रहे हैं आर नॉट डिफाइंड, आप तो बोले आर नॉट डिफाइंड। अगर कॉमन रेशियो ही डिफाइंड नहीं हुआ तो जीपी का, जीपी का सबसे बेसिक टर्म होता है कॉमन रेशियो। अगर कॉमन रेशियो ही डिफाइंड नहीं हुआ तो जीपी तो डिफाइंड वैसे भी नहीं होगा। इस कारण से किसी भी जीपी का कोई भी टर्म कभी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। ये रेस्ट्रिक्शन है, ये रेस्ट्रिक्शन है। किसी भी जीपी को अनडिफाइंड बनाना है, उसका एक टर्म जीरो कर दीजिए, ठीक है, उसका एक टर्म जीरो कर दीजिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पार्ट, nth टर्म, बात कर रहे हैं nth टर्म ऑफ जीपी पे। जीपी का nth टर्म जनरल टर्म क्या होता है, ठीक है, nth टर्म जनरल टर्म क्या होता है उस पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखिएगा,
जो जनरल जीपी होता है, जो जनरल जीपी होता है, जैसा आपको स्टार्टिंग में लिख के दिखाए थे बस वैसा ही है, कुछ इसके जैसा, ठीक है, वैसा ही दिखा है। जनरल जीपी जो होता है उसका पहला टर्म ए होता है, लाइक एपी, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म जो होता है वो ए आर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ए आर स्क्वायर, फिर उसके बाद ए आर क्यूब, उसके बाद ए आर टू द पावर 4 एंड सो ऑन, ठीक है, सो ऑन। हमको नहीं पता कि लास्ट टर्म क्या होगा क्योंकि वही हमको फाइंड करना है, थोड़ा सीरीज देख लेंगे पता चल जाएगा। सर ये कहां से आया? तो अभी अभी आपको एक चीज दिखा रहे थे कि a प्लस n माइनस 1d ऐसा है, किसके लिए? AP के लिए। तो AP में अगर ऐसा होता है तो जो प्लस है वो इनटू में बदलेगा और ये जो इनटू है ये पावर में बदलेगा, कुछ ऐसा। तो सोच के D जो कॉमन डिफरेंस था AP का वो भी तो R में चेंज होगा, ठीक। अभी देखिए, जब आप AP के प्लस को इनटू में बदलें, जब आप AP के मल्टीप्लिकेशन को पावर यानी एक्सपोनेंट में बदले, ये AP से कन्वर्ट हो गया GP में, AP से कन्वर्ट हो गया GP में। कहने का मतलब अगर हम इस पूरे सीक्वेंस को देखें तो हमको क्या समझ में आ रहा है वो समझाते हैं, आपको दिखाते हैं। T1 का मतलब A इंटू R का पावर 1 माइनस 1, T2 का मतलब T2 A इंटू R का पावर 2 माइनस 1, T3 का मतलब क्या है? A इंटू R टू द पावर 3 माइनस 1। फाइनली अगर कोई पूछे कि बोलो Tn कितना, क्या बोलिएगा? सर AR का पावर n माइनस 1। एकदम सही, AR टू द पावर n माइनस 1, एग्जैक्टली इसके जैसा। तो एक तो AP के बेसिस पे आप GP डिफाइन किए, दूसरा GP का जो दिया हुआ था टर्म्स उसके बेसिस पे भी आप nth टर्म डिफाइन करें, AR टू द पावर n माइनस 1, याद रखेंगे। तो जनरल टर्म ऑफ GP जिसको Tn बोलते हैं, दैट इज इक्वल्स टू A इंटू R टू द पावर n माइनस 1, ये है। यहाँ पे A कहलाया फर्स्ट टर्म एकदम AP के जैसा और R कहलाया मेरे पास कॉमन रेशियो, ये है कॉमन रेशियो, ठीक है, कॉमन रेशियो, ये चीज निकलेगा। अच्छा, इसके साथ में एक दो चीज और है। मान लीजिए जैसे एग्जांपल के लिए बोला 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 3 4 एंड सो ऑन 3 टू द पावर n, बोलिए GP है कि नहीं? पहला सवाल। यस सर। GP है, यस सर। इज GP, ये GP है। अब अगर GP है तो हमको फर्स्ट टर्म चाहिए, बता दीजिए क्या होगा? फर्स्ट टर्म 3 और कॉमन रेशियो 3 ही होगा, कॉमन रेशियो भी 3 होगा। तो इसके Tn का एक्सप्रेशन क्या देंगे? 3 टू द पावर n। 3 टू द पावर n, ये भी सही। कोई अगर बोलेगा यहां देख के बोलना चाह रहा होगा तो बोलना चाहिए ना, रुकना नहीं चाहिए। अरे एक ही बात है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे इतना आ जाएगा, मगर इसके जैसा लिखा गया ये भी फॉर्मेट, ठीक है, दोनों चीज हो गया। अच्छा, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखिएगा। ऐसा, इसका Tn बोलिए, Tn, इसका Tn nth टर्म नहीं, देख So 6 into 3 का पावर n minus 1। 6 into 3 to the power n minus 1, ऐसा एक आंसर ये मिला हमको। और कोई देना चाहता है बिल्कुल दे सकता है, और नहीं तो बोल दीजिए हाँ ठीक है, सही है सर, हो गया सर, ठीक है सर, सही है, ठीक है। देखिए जो नहीं कर पाए, ठीक ना, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। एक सीरीज दिया और बोला कि इसके Tn का एक्सप्रेशन दो। अब कोई थोड़ा सा असमंजस में फंस गया कि पता नहीं सर AP के बारे में पूछ रहे कि GP, तो जब आपके दिमाग में ये चल रहा है कंफ्यूजन कि AP की GP, तो निकाल के चेक कर लीजिए ना। आपको सीखे तो हैं, इसका डिफरेंस कितना आया 12, और इसका डिफरेंस 12 नहीं आएगा, एग्जैक्ट हमको चाहिए नहीं, इसका डिफरेंस 12 किसी कीमत पे नहीं आएगा, तो इसका मतलब AP नहीं है। 18/6 3, 54/18 3,
तो दिखा कि रेशियो सेम हो रहा है, तो इतना तो पता चला कि हाँ ये जीपी है। और जब आपके दिमाग में आएगा कि ना भाई ये जीपी है, तब ना आप जीपी के तरीके से सोचेंगे। अगर जीपी के तरीके से सोचे, हमेशा पहला टर्म फर्स्ट टर्म कहलाता है इंग्लिश में, ठीक है, पहला टर्म फर्स्ट टर्म कहलाता है इंग्लिश में। तो ए का वैल्यू हमको मिल गया 6, लिख दिए एक ही जगह पे। और उसके बाद जब डिवाइड किए 18 को 6 से, याद है हम आपको क्या बोले थे, जब r निकालना हो तो मेरा प्रेफरेंस है T2/T1, इसीलिए तो बता के रखे थे। T2 में T1 से डिवाइड कीजिए, 3 आया, वो किसका वैल्यू, r का। अब हमको ये पता a into r to the power n-1 is the expression for general term और nth term of GP, बस लिखना था a और r निकाल के। तो GP से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, उसमें अगर आपको दो कंडीशन दिया तो वो इसलिए दिया है ताकि फर्स्ट टर्म कैलकुलेट कर ले और कॉमन रेशियो कैलकुलेट कर ले। एपी का दिया, इसका मतलब ए और डी निकालना, जीपी का दिया, इसका मतलब ए और आर निकालना, इसी के लिए चाहिए होगा। चलिए एक क्वेश्चन ले लें। फाइंड ये नहीं, इफ थर्ड टर्म of GP is 216 and seventh term is 8. Find 120, not 12th, ज्यादा बड़ा नहीं, find 12th term of GP, find 12th term of GP। अब ये जो जनरल फॉर्म पढ़े ना, फार्मूला पढ़े, इसका क्या सिग्निफिकेंस, कैसा क्वेश्चन रहेगा, मेनली उसी पे डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। देखिए क्या लिखा, थर्ड टर्म ऑफ जीपी 216, सेवेंथ टर्म ऑफ जीपी 8, तो 12th टर्म क्या होगा। अभी क्या सुने थे आप, अगर आपको दो कंडीशन दिया तो वो इसीलिए दिया ताकि आप देखिए, एक थर्ड एक सेवेंथ, दो कंडीशन, वो इसीलिए दिया ताकि आप क्या करें, ए और आर फाइंड कर ले। तो एकदम वैसे ही प्रोसीड करेंगे जैसा बात बोला है, ठीक है। थर्ड टर्म मतलब T3, फॉर्मूला से जानते हैं a इंटू आर का पावर 3 माइनस 1, यानी कि ये ए आर स्क्वायर होगा और उसका वैल्यू क्वेश्चन दिया है 216। उसके बाद सेवेंथ टर्म T7, फॉर्मूला जानते हैं a इंटू आर टू द पावर 7 माइनस 1 इज इक्वल्स टू ए आर का पावर 6, और वो वैल्यू मेरे पास 8 दिया, ठीक। दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करना है। जब एडिशन में होता है तो ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब मल्टीप्लिकेशन में होगा डिवाइड करके इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो क्या कहें, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल ले छोटा सा, इसको सेकंड इक्वेशन अगर कहते हैं तो हम क्या लिखना चाहते हैं वो सुन लीजिए, सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो क्या किए, ए आर 6 बाई ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 बाई 216, ऐसा है। ए कैंसिल, यहाँ R4 R टू द पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ कैंसिलेशन कर ले, क्या होता है, ये 2 का पावर 3 होता है और ये कितना होता है ना, 216 है ना, 216 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 120 ना, एक मिनट ज्यादा हम इसको बड़ा भी नहीं करना चाहते, लिखना चाहते थे कुछ और, 256, ठीक ना, 256 ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। 256 मतलब कितना, 2 टू द पावर 8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये कितना देगा, 1/2 टू द पावर 5, ठीक है, 5। तो डेटा 128, थोड़ा सा सोचने में ही केवल हम मिस करें, 7 और ये हो गया 4, ये भी 128 और ये भी 128, मतलब कुछ भी हो दिया रहेगा, वो तो अरेंज करके आपको प्रोवाइड करेगा कि आपका कैलकुलेशन ज्यादा लेंदी ना हो। तो हम भी वही लास्ट में कर रहे थे, और कुछ नहीं कि आपका कैलकुलेशन ज्यादा लेंदी ना हो। तो 1/2 टू द पावर 4, इसका मतलब r का वैल्यू क्या मिला, 1/2, r का वैल्यू 1/2। मेन आपको यही चीज सॉल्व करना है, r का वैल्यू निकल गया, r आ गया, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, आपको a मिल जाएगा, a इंटू 1/2 का पावर 2 फर्स्ट वाले इक्वेशन में, दैट इज 128। 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 256 यानी 512,
512, ये मिल गया हम लोग को ए का वैल्यू, ए मिला आर मिला। क्वेश्चन क्या डिमांड किया, 12th टर्म बताओ। हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि जीपी में अगर दो कंडीशन दिया तो वो इसलिए दिया ताकि आप ए फाइंड कर लें और आर फाइंड कर लें। तो देखिए क्वेश्चन में ए फाइंड हो चुका है ऑलरेडी और आर भी फाइंड हो चुका है। अब क्वेश्चन का जो डिमांड होगा जीपी का आप बना सकते हैं। तो T12 that is equals to a into r to the power 12 minus 1 means 11। पुट करें a के प्लेस पे 512, r के प्लेस पे 1/2 और 12 minus 1 means 11। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये 2 का पावर कितना होता है 9, इसके साथ सॉल्व होगा 1/4 मिलेगा। कैलकुलेशन कर लेंगे, वो काट पीट कर लीजिएगा, उतना ज्यादा नहीं है बड़ा। ठीक है, बस टर्म देखिए, कहीं कुछ समझने में दिक्कत है जरूर पूछे आप। आपको बस ये बताया जा रहा था क्या सिग्निफिकेंस जब भी मेरे पास दो टर्म दिया रहेगा। अब ये दो टर्म हो सकता है आपको nth टर्म दिया हो जैसे 3rd और 7th टर्म, या आगे चल के पढ़ेंगे अगर सम से रिलेटेड भी आपको दो कंडीशन दिया तो जीपी में वो इसीलिए दिया ताकि आप ए फाइंड कर लें और आर फाइंड कर लें। जैसे एपी में एडी निकालते थे वैसे जीपी में ए आर निकालेंगे। नोट कीजिए क्वेश्चन आपके लिए, इफ जीपी हैज कॉमन रेशियो equals to -2 such that its first term is 4, find difference of 7th and 11th term, डिफरेंस ऑफ 7th एंड 11th टर्म। ठीक है, छोटा सा एक चीज और क्या लिख दें, फाइंड पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ 7th एंड 11th टर्म। ये क्वेश्चन है आपके पास, एक बार ट्राई कीजिए, जो समझ में आता है जो डेटा पहले नोटेशनल फॉर्म में लिखिए। जैसे हमको क्या समझ में आया कि r जो है -2 दिया, ऐसे लिख लीजिए, क्या निकालना है लिख लीजिए, सॉल्व कीजिए, हो जाएगा तो आंसर दे दीजिएगा। So 179 179 ठीक, और किस 1792 1792 yes sir। और किसी का कुछ भी नहीं बना। आज थोड़ा मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर लीजिए। r जो है -2 है, बोल तो दिया फर्स्ट टर्म 4 है, a का वैल्यू 4 दिया, आपसे पूछा कि 7th टर्म निकाल लीजिए भाई t7 क्या होगा, तो t7 मेरे पास ar6 होता है। ठीक है, तो अगर हम चाहे तो इसको हम लिख लें 4 × -2 का पावर 6। ठीक है, -2 का पावर 6। सॉल्व मत कीजिए, ठीक, कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है कि नहीं सॉल्व करें, मगर मेरा सजेशन है अभी सॉल्व मत कीजिए। फिर उसके बाद चाहिए था हम लोग को t11 ar to the power 10 होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 4 × -2 का पावर 10 ऐसे। अब उसके बाद डिफरेंस मांगा ना, तो एक तो बोला पॉजिटिव डिफरेंस, इसका मीनिंग देखिए, जब हम टर्म्स ऑफ जीपी आर x to the power -4 and x to the power n रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऐसा दिया है, रिस्पेक्टिवली। इफ x to the power 52 is 8th term, then find n। ये देखिए क्वेश्चन में क्या बताया कि फर्स्ट और सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म जो है x to the power -4 है और सेकेंड टर्म x to the power n है। उसके बाद बताया कि x52 जो है वो 8th टर्म है। क्वेश्चन को देख के आपका ऐसा क्या लग रहा है कि दो कंडीशन दिया है मेरे पास, yes sir। एक ये yes और एक फर्स्ट टर्म, दो कंडीशन गिवन है
और रिक्वायरमेंट है मेरे सेकेंड टर्म से रिलेटेड x टू द पावर n का रिक्वायरमेंट है। बस यही काम करना है हम लोग को। दो टर्म दिया तो किस लिए दिया, ताकि a और r निकाल दो, लग जाइए उसके पीछे। a तो मेरे क्वेश्चन में है ही, क्योंकि फर्स्ट टर्म बोल दिया x टू द पावर -4। उसके बाद बताया कि जो 8th टर्म था t8 मींस a into r to the power 7, 8 minus 1 means 7, ये वैल्यू अपने पास प्रोवाइडेड है x to the power 52। इट इज इक्वल्स टू a के प्लेस पे x to the power -4 into r to the power 7। जब आप इस 4 को इधर भेज दीजिएगा ये 56 हो जाएगा, तो x to the power 56 is equals to r to the power 7। तो सोच के देखिए यहाँ पे आएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा कि डिवाइड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा कि डिवाइड होगा, मतलब r जो है वो 56 माइनस 7 लिखेंगे कि 56 बाई 7 लिखेंगे, वो पूछ रहे बाई 7। ये पावर का काम आपको आना चाहिए, जिसको नहीं आता है तो सुनिए, अगर x टू द पावर n इज इक्वल्स टू a है तो x इज इक्वल्स टू a टू द पावर 1 बाई n होता है, मतलब ये उधर जाएगा ना तो रेसिप्रोकल हो जाएगा पावर। बस छोटा सा बात था, हो सकता है दिमाग से निकल जाए, भूल गया होंगे। x टू द पावर 8, r का वैल्यू मिल गया, a मिल गया, चाहिए क्या था हमको सेकेंड टर्म, होता कितना है a इंटू r, a का वैल्यू अपने पास x टू द पावर -4, r का वैल्यू अपने पास x टू द पावर 8। फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे x टू द पावर 4, तो अब आप कंपेयर कीजिए, क्वेश्चन में लिखा था x टू द पावर n, क्वेश्चन में लिखा था x टू द पावर n और हम ऑब्टेन किए x टू द पावर 4। इसका मतलब है कि n का वैल्यू क्या आएगा 4, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, नोट कीजिए।